जय हिंद दोस्तों। दल बदल कानून क्या है, इसका क्या प्रोविज़न है, क्या इसके सकारात्मक पक्ष हैं, क्या इसके नकारात्मक पक्ष हैं, और साथ ही साथ विभिन्न समितियों ने इसको लेकर के क्या क्या सुझाव दिए हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से हर एक पहलू को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र की घटना अभी घटी है और साथ ही साथ आज ही मैं देख रहा था पेपर, बिहार में जिस तरह से घटना घट रही है, अभी AIMIM के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गया, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गया। तो उसके बाद फिर से दल बदल कानून चर्चा में है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो वर्ष भर प्रासंगिक रहता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही जगह समान रूप से दल बदल कानून को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी पीटी 2022 का क्वेश्चन देखिए, उसमें भी क्वेश्चन दल बदल कानून को लेकर के पूछा गया है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून पे आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। दल बदल कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में जाना जाता है, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी जिसे 10वीं अनुसूची कहते हैं। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ देगा कि दल बदल कानून कहाँ पे है, तो ये 10वीं अनुसूची में है और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की अस्थिरता बनी रहे और न सिर्फ संसद की बल्कि राज्य विधानमंडल की अस्थिरता बनी रहे। इसी के लिए दल बदल कानून को 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया था। विधायकों और सांसदों के जोर तोड़ से सरकारें बनते और गिरने लगी। 1960 और 70 के दशक में आया राम गया राम अवधारणा प्रचलित थी। अब देखिए, दल बदल कानून के बैकग्राउंड को देखिए तो 1967 तक 1967 तक केंद्र में और राज्य में मैक्सिमम जगह कांग्रेस की सरकार थी। 1967 के बाद राज्यों में अन्य पार्टी की सरकार बननी शुरू हो गई और उसके बाद दल बदल कानून प्रासंगिक हुआ या दल बदल की अवधारणा उसके बाद अधिक फेमस हुआ। 1960 और 70 के दशक में आया राम गया राम की अवधारणा थी। मैं नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, लेकिन हरियाणा के एक विधायक थे जिन्होंने एक दिन में 3 पार्टी चेंज किया था। सुबह अपने मूल पार्टी में थे, दोपहर में किसी और पार्टी में गए और रात में किसी और पार्टी में वो चले गए। तो इस तरह से एक दिन में 3 पार्टी उन्होंने चेंज किया था। इसलिए सबको आवश्यकता इस बात की महसूस हुई कि जिस तरह से दल बदल हो रहा है उसको रोकने के लिए एक प्रासंगिक कानून लाया जाए, और उसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा दल बदल कानून को लाया गया था। अब दल बदल कानून में अयोग्य किए जाने के यानी किसी भी जनप्रतिनिधि जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, दल बदल करता है, उसको अयोग्य किए जाने के कुछ आधार हैं और ये आधार इंपॉर्टेंट है। पहला आधार है कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जीता है भाजपा की सीट पे और उस पार्टी को बाद में छोड़ देता है, तो उसे दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी उनकी सदस्यता जा सकती है। दूसरा है कि यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, एक व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव निर्दलीय जीता है और बाद में किसी पार्टी में वो शामिल हो जाता है, तो वैसी स्थिति में उस पर दल बदल कानून लग सकता है, यानी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तीसरा कंडीशन है कि यदि किसी सदस्य द्वारा सदन के में पार्टी के पक्ष के विपरीत में वोट डाला जाता है, सदन में जो मतदान होता है किसी बिल को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के, उस पर अपनी पार्टी से विपरीत अगर वोट डालता है तो वैसी स्थिति में भी उन पर दल बदल कानून लग सकता है। उसके बाद यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है तो भी उस पर दल बदल लग सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी पॉइंट पे यूपीएससी पीटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था
6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा नहीं कहूँगा, राज्य विधान परिषद में और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य का चुनाव किया जाता है। ये 12 मनोनीत सदस्य अगर किसी राजनीतिक दल में 6 महीने की समाप्ति के बाद शामिल होता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये मनोनीत सदस्य 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है, फिर उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, विधानमंडल में राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत सदस्य किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, और संसद में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनयन किया जाता है। तो वैसे मनोनीत सदस्य जिसका राष्ट्रपति ने या राज्यपाल महोदय ने मनोनयन किया है, वो 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होगा तो उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन 6 महीने के अंदर अगर किसी पार्टी में शामिल होगा फिर उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। दल बदल कानून के कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ ऐसी स्थिति है जहां पे दल बदल कानून नहीं लगेगा, एक सदस्य पे नहीं लगेगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, संसद का सदस्य हो और विधानमंडल का सदस्य हो, उस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। कुछ अपवाद है। पहला अपवाद है कि यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के पद पे चुन लिया गया तो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है। जब वो पद छोड़ता है तो फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरह से उस मामले में उन्हें अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी पार्टी के चुनाव पे या उनके पार्टी के चुनाव चिन्ह पे संसद में आता है और संसद में आने के बाद उन्हें स्पीकर चुन लिया जाता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और उनके बाद वो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं तो उन पे दल बदल कानून नहीं लगेगा। यानी दूसरे शब्दों में अगर बोलूं तो श्री ओम बिरला जी जो बीजेपी से जीत के आए हैं, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अगर वो बीजेपी पार्टी से सदस्यता से इस्तीफा दे देता है फिर भी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि ये अपवाद का प्रोविजन किया गया है दल बदल कानून 1985 में। दूसरा है कि 1985 के अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्य के 1/3 सदस्य द्वारा दल बदल को विलय माना जाता है। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 में इस दल बदल कर दिया गया और दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसमें विलय करने की अनुमति तब दिया गया जब 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1985 में जब दल बदल कानून आया था तब ये प्रोविजन दिया गया कि एक राजनीतिक पार्टी उसका 1/3 सदस्य अगर टूट के दूसरा पार्टी बना लेता हो या किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेता हो तब इस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अब ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी है या राजनीतिक दल है, उसका 2/3 सदस्य टूटना चाहिए। 2/3 सदस्य अगर टूट के अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है या अन्य राजनीतिक दल बना लेता है तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अब देखिए, AIMIM जो ओवैसी जी की पार्टी है, इसमें टोटल बिहार में 5 विधायक। ये 5 विधायक के अगर 2/3 से अधिक विधायक आरजेडी में शामिल हो गए तो उन पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि इनके 5 में से 4 विधायक ऑलरेडी आरजेडी में शामिल हो गए। तो यानी इस पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि 2003 में दल बदल कानून में संशोधन करके ये प्रोविजन किया गया है कि किसी राजनीतिक दल के या राजनीतिक पार्टी के 2/3 सदस्य टूट के किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है या अपना दल बना लेता है तब उस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जितने भी घटनाक्रम आप देखेंगे, चाहे महाराष्ट्र का देखेंगे, चाहे बिहार का देखेंगे या अन्य जगह का देखेंगे, उसके बैकग्राउंड में बेसिकली यही पॉइंट है। यदि किसी राजनीतिक पार्टी के 2/3 विधायक ने विलय के पक्ष में मतदान किया है, वही बात है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1985 में पहले ये प्रोविज़न था 1/3, यानी किसी राजनीतिक पार्टी के 1/3 सदस्य टूट के अन्य राजनीतिक दल बना लेते हैं या दल में शामिल होते हैं। लेकिन 2003 में ये प्रोविज़न कर दिया गया कि अब 1/3 से काम नहीं चलेगा। अब किसी राजनीतिक पार्टी के 2/3 सदस्य अगर टूट के अन्य पार्टी बना लें या अन्य पार्टी में शामिल हो जाए, फिर उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों के निर्णय लेने के लिए उसे सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। इसमें मैं नीचे डिस्कस करूंगा कि इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन कब किया गया। अब देखिए, दल बदल कानून के समक्ष प्रमुख चुनौती, सबसे प्रमुख चुनौती है कि सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं या सदन का जो अध्यक्ष होता है, उनकी भूमिका पे संदेह उत्पन्न होना। ऐसा प्रतीत होता है, कई सारे केस में आप देखेंगे ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यक्ष जो होता है, जिस राजनीतिक पार्टी से उनका झुकाव होता है या जिस राजनीतिक पार्टी से चुन के वो सदन में पहुंचते हैं, उन्हीं की तरफ बेसिकली उनका झुकाव होता है। उन्हीं के पक्ष में वो अपना निर्णय देते हैं या उन्हीं के पक्ष में अपना कार्यान्वयन करते हैं। जो काम करना होता है उन्हीं के पक्ष में करते हैं। दल बदल कानून में सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। यानी अगर राज्य विधानसभा की मैं बात करूं तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो होगा वो बेसिकली निर्णय लेने का काम करेगा। इसी तरह से संसद में जो पीठासीन अधिकारी हैं या जो संसद के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो हैं, उनकी भूमिका होती है कि वो किसी सदस्य को अयोग्य करार दे सकता है। लेकिन इस तरह के कई सारे इशू हम लोगों को देखने को मिला है, इस तरह के कई सारे मुकदमा हम लोगों को देखने को मिला है जब इस बात की पुष्टि होती है कि जो अध्यक्ष होता है या पीठासीन पदाधिकारी होता है, जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है उनका, उसी राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव होता है या उनके पक्ष में काम करने का कार्य करता है वो। तो इसी के बाद मैटर गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फेमस वाद है किहोतो होलोगन वाद 1993 में किहोतो होलोहन वाद, ये याद रख लीजिएगा, ये वाद याद रख लीजिएगा। किहोतो होलोहन वाद 1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो सभापति होंगे उनका निर्णय अंतिम नहीं होगा, उनके निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती दिया जा सकता है और न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आएंगे, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे। यानी वो जो निर्णय देंगे, यदि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय दे सकते हैं या देते हैं, तो अगर ये मैटर सर्वोच्च न्यायालय के पास आता है या माननीय न्यायालय के पास आता है तो न्यायालय उस पर कार्रवाई कर सकता है या न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो कहां तक संविधान के दायरे में है। यानी स्पीकर के डिसीजन को न्यायालय पलट भी सकता है और पलटा भी है। इनफैक्ट कई बार हमने देखा है कि स्पीकर के डिसीजन को किस तरह से न्यायालय ने खारिज किया और न्यायालय ने पलटा। दूसरी चुनौती है कि सरकार पे विधायी नियंत्रण को कमजोर करता। यानी दल बदल विरोधी कानून सरकार पे कार्यपालिका के नियंत्रण को कमजोर करता है, क्योंकि यह विधानमंडल के सदस्यों को राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य करता है। यानी किसी एक राजनीतिक पार्टी का अगर विधायक है और वो मतदान उस राजनीतिक पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो तय किया है वही मतदान वो करेगा, वो अपने से निर्णय नहीं ले सकता। तो इस तरह से विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है दल बदल कानून, क्योंकि विधायक स्वतंत्र नहीं होता है, अपने मर्जी से वो निर्णय नहीं ले सकता है, वो वही निर्णय लेता है जो उस राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करता है। यानी बीजेपी का अगर शीर्ष नेतृत्व कोई तय करेगा तो बीजेपी की पार्टी के जितने एमएलए हैं वो उसी में मतदान देंगे। कांग्रेस का अगर शीर्ष नेतृत्व कुछ तय करता है तो कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक होते हैं वो वहीं पे मतदान करेंगे। दल बदल कानून छोटी विभाजन को रोकता है, बड़ी को नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं या बिहारी भाषा में बोलूं तो दल बदल कानून चोरी को तो पकड़ता है,
डकैतों को नहीं पकड़ता। यानी अगर मान लीजिए कि AIMIM के एक विधायक अगर RJD में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन सभी विधायक शामिल हो गए या 5 में से 4 विधायक शामिल हो गए तो उसकी सदस्यता नहीं जा रही है। तो ये छोटा विभाजन को नहीं रोकता, छोटा विभाजन को रोकता है, सॉरी, चोरी को रोकता है, चोरी को पकड़ता है, लेकिन डकैती को होने देता। ये आरोप लगता है दल बदल कानून पे, क्योंकि 1, 2, 3 विधायक जा सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 विधायक नहीं जा सकते हैं, लेकिन 2/3 से अधिक विधायक एक साथ मिल गए तो वो आराम से जा सकते हैं, आराम से कोई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, आराम से किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इशू है जो दल बदल कानून को लेकर के चर्चा होते रहती है। अब दल बदल कानून को लेकर के कुछ समिति ने कुछ सुझाव दिए। सबसे पहले दिनेश गोस्वामी समिति। इलेक्शन रिफॉर्म्स की जब आप चर्चा कीजिएगा तो ये समिति आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के ये समिति बनी थी और कई सारा सुझाव दिया था। 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को आयोग ठहराने हेतु चुनाव आयोग की सलाह पे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिए। राइट, यानी चुनाव आयोग का जो सलाह होगा, अध्यक्ष अपनी भूमिका नहीं करे या अध्यक्ष किसी को आयोग घोषित नहीं करे, इसके लिए चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा यह तय किया जाना चाहिए कि जो प्रतिनिधि है वो आयोग होगा या नहीं होगा। 1999 में विधि आयोग ने अपनी 117वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव से पूर्व 2 या 2 से अधिक पार्टी यदि गठबंधन बना के चुनाव लड़ती है तो दल बदल विरोधी प्रावधान में उस गठबंधन को एक ही पार्टी के रूप में माना जाएगा। एग्जैक्टली यही हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी थी चुनाव, लेकिन बाद में वो अलग हो गई। बीजेपी अलग हो गई, शिवसेना अलग हो गई, शिवसेना ने कांग्रेस के साथ सरकार बना लिया। तो ये चीज कहना है था विधि आयोग का कि अगर चुनाव से पहले कोई गठबंधन करता है तो चुनाव के बाद भी वो गठबंधन आगे बढ़े। चुनाव के बाद भी अगर वो गठबंधन टूटता है तो वहां पे भी दल बदल कानून लगना चाहिए, क्योंकि चुनाव में जब आप जाते हैं जनता के सामने में, जैसे शिवसेना चुनाव में जनता के सामने में गई थी, कांग्रेस के विरोध में गई थी और बाद में उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार बनाया। तो इसलिए विधि आयोग ने अपनी 117वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव से पहले जो गठबंधन होगा चुनाव के बाद भी वही गठबंधन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर गठबंधन टूटती है तो भी दल बदल कानून उस पर लागू होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को व्हिप जारी केवल तभी करना चाहिए जब सरकार में खतरे में हो। नॉर्मली व्हिप जारी कर देती है, कोई भी मतदान होता वहां पे राजनीतिक पार्टी व्हिप जारी कर देती है, या कोई भी विधेयक आता है तो उस विधेयक पे भी राजनीतिक पार्टी व्हिप जारी कर देती है कि सभी विधायक मौजूद रहें, सभी संसद के सदस्य मौजूद रहें और इस बिल में इसके लिए मतदान करें। तो ये भी एक सुझाव दिया जा सकता है, सुझाव इनफैक्ट दिया गया है विधि आयोग के द्वारा कि व्हिप तभी जारी करना चाहिए तब जब राजनीतिक पार्टी खतरे में हो। इसके अलावा चुनाव आयोग का भी कुछ मत है दल बदल को लेकर के। चुनाव आयोग दल बदल को लेकर के अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती है, स्वयं की भूमिका व्यापक करना चाहती है और चुनाव आयोग चाहती है कि जब दल बदल कानून के तहत किसी को आयोग करार दिया जाए तो ये पावर होना चाहिए चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग की बाध्यकारी सलाह राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी चुनाव आयोग अगर लिख के दे दे कि इस सदस्य को आयोग घोषित कर दीजिए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए वो बाध्यकारी हो, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल उस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य हो, साइन करने के लिए बाध्य हो। तो चुनाव आयोग का ये मत है, निर्वाचन आयोग का ये मत है कि उन पे उनकी भूमिका को बृहद किया जाए, उनकी भूमिका को बढ़ाया जाए। किसी सदस्य को अगर आयोग घोषित करना है तो ये निर्णय चुनाव आयोग ले और चुनाव आयोग जो निर्णय ले, चूंकि आयोग घोषित किया जाएगा राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा, तो चुनाव आयोग जो निर्णय ले उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति बाध्य हो उस निर्णय को मानने के लिए या उस पर साइन करने के लिए बाध्य हो।
तो दोस्तों ये बेसिक पॉइंट था चुनाव आयोग दल बदल कानून को लेकर के। कोशिश किया है मैंने कि छोटे से वीडियो में यहाँ पे, हाँ लगभग 20 मिनट का ये वीडियो बना है, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ कि दल बदल कानून क्या होता है, इसको लेकर के आपकी क्या सोच है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मेरी कोशिश कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।